स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आप सभी को खबर तो मिल ही गई होगी कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक सीमा विवाद शुरू हो चुका है, जो कि किसी भी पल एक युद्ध का स्वरूप ले सकता है। दोस्तों, इस युद्ध में न सिर्फ दोनों देशों के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन्स जैसे कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है, बल्कि F-16 फाइटर जेट्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी भी खबर आ रही है। दोनों ही देशों के बॉर्डर के एरियाज में हजारों लोगों को विस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ये भी आ रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे दरअसल में एक टेम्पल, एक मंदिर की वजह बताई जा रही है। और इनफैक्ट वो मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है उस पर दोनों देशों का अपना अपना दावा है, कंबोडिया का भी, थाईलैंड का भी। तो ये पूरा का पूरा विवाद है क्या, इसका पूरा मेन रीजन क्या है, किस इलाके में है, और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये कौन से टेंपल की बात हो रही है, उसकी क्या स्टोरी है, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग इस सेशन में जानेंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं पीछे, इसको कहते हैं प्री विहार टेम्पल, जो कि एक शिव टेम्पल है, और ये पड़ता है कंबोडिया में। कंबोडिया के डैंगुक पर्वत के इलाके में, जो कि ऑब्वियसली थाईलैंड के साथ एक बॉर्डर बनाता है। उस इलाके में दोस्तों कई सारे हिंदू टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, और जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद हो रहा है। दोस्तों, अगर आप मैप पर देखें तो ये इलाका जो है, ये बेसिकली बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पड़ता है प्री विहार टेम्पल। और दोस्तों, दूसरी तरफ थाईलैंड की तरफ में भी कुछ टेम्पल्स हैं, ठीक है ना। जो वर्तमान विवाद हो रहा है, ये विवाद थाईलैंड की तरफ से मुएन थॉम टेम्पल की बात है ना को लेकर के हो रहा है। मुएन थॉम टेम्पल जो है दोस्तों, ये थाईलैंड की तरफ है, और प्री विहार टेम्पल कंबोडिया की तरफ। इसके अलावा भी कई सारे टेम्पल्स हैं उस पूरे इलाके में। उन्हीं टेम्पल्स को कौन देश ओन करता है, किस देश की सीमा में ऑफिशियली वो आते हैं, यही पूरा का पूरा मुद्दा है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगर आपका ड्रीम है, तो स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच आपके लिए उस ड्रीम को पूरा करने का एक साधन हो सकता है। देखिए, आमतौर पर आप सभी स्टूडेंट्स या सभी व्यूअर्स जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ प्रिपरेशन की डिमांड करता है। स्टडी IQ इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स की नेसेसिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे फिर वो टाइमली सिलेबस कंप्लीशन को लेकर के हो, या फिर मल्टीपल रिविजन्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, वो सभी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बात के रिगार्डिंग शेयर भी करते हैं कि सर, साइकोलॉजिकल बर्डन, या एक कहते हैं कि मोरल प्रेशर बहुत रहता है उनके ऊपर, एक तरीके से स्ट्रेस बहुत रहता है। तो उसे डील करने के लिए एक वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टडी IQ के द्वारा रन किया जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल आपके सभी रिक्वायरमेंट्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ये P2I बैच या प्रिम्स टू इंटरव्यू बैच है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि फिलहाल जो है एक डबल धमाका सेल जो है चल रही है, जिसमें कि देखिए, आप सेल तो खैर वर्ड आप देख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कई बार लोग इसको देख करके लगता है कि यार मतलब ये क्या है। एक्चुअल चीज क्या है मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स का एक और क्वेरी आता है कि सर, हमने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया है, बट वी ऑल्सो वांट टू स्टडी सपोज अ सर्टेन सब्जेक्ट इन हिंदी मीडियम में भी। और सर, हम हिंदी मीडियम में एडमिशन ले तो चुके हैं, बट वी आर मोर कंफर्टेबल इन द बाइलिंगुअल मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ऐसे में एक स्टूडेंट के फैसिलिटी के लिए ये हमने डिसाइड किया है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए फिलहाल हम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं कि आप अगर एक पर्टिकुलर बैच में एनरोल करते हैं, तो यू कैन अवेल द एक्सेस टू ऑल द बैचेस। दैट मींस कि आप अगर हिंदी में एनरोल करते हैं तो आपको इंग्लिश भी या बाइलिंगुअल भी एनरोल करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। प्लस दोस्तों, 6 मंथ्स की हम वैलिडिटी भी आपको एक्सटेंड करके दे रहे हैं, बिकॉज ये जो वैलिडिटी एक्सटेंशन है,
ये उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, खासकर जो अभी डिलेमा में है, अभी भी दुविधा में है डिसीजन लेने के लिए। वैसे दोस्तों, डिलेमा या दुविधा से याद आया कि दुविधा तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर को लेकर के भी ऐसी ही है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि रूट कॉज क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देशों के बीच में इलाका पड़ता है, ठीक है, जो कि थाईलैंड के और कंबोडिया के बॉर्डर रीजन में है। 3 प्रोविंसेस हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है युबॉन राजधानी, युबॉन राजधानी। फिर दोस्तों सिशाकित, है ना, श्री साकित, देन उसके बाद है सूरिन। ये दोनों ही इलाके कहां हैं? तो दोस्तों आप अगर देखेंगे तो ये इलाके आपको पड़ेंगे थाईलैंड के बिल्कुल एडजंक्ट बॉर्डर एरिया पर, ठीक है। ये विवाद दरअसल में शुरू होता है कहां से? कॉलोनियल लेगेसी। तो दोस्तों, थाईलैंड के बारे में आपको शायद पता होगा कि ये दुनिया में किसी भी देश का कॉलोनी कभी भी नहीं रहा। लेकिन थाईलैंड के पड़ोस में जो आप देख रहे हैं, लाओस और कंबोडिया, और इसके पड़ोस में जो ये वियतनाम आप देख रहे हैं, असल में दोस्तों लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है ना, ये तीनों देश फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी। और इन तीनों देशों का जो इन्फ्लुएंस, बेसिकली कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था, वो थाईलैंड के कुछ कुछ इलाकों पर भी देखने को मिल रहा था। तो इसकी पूरी की पूरी जो जड़ है, ये जाती है कॉलोनियल लेगेसी में। बेसिकली फ्रांस की कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा होने के नाते जब फ्रांस इन इलाकों के बॉर्डर को डिसाइड कर रहा था, तो दोस्तों 1863 में क्या होता है कि कोलंबिया का प्रोटेक्शन फ्रांस को मिल जाता है, ठीक है ना। और फ्रांस और थाईलैंड, थाईलैंड को उस वक्त कहते थे सियाम, ठीक है ना। तो फ्रांस और थाईलैंड के बीच में कई सारे समझौते होते हैं 1904 से 1907 के बीच में। और दोस्तों उन्हीं समझौतों की बदौलत टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड की जाती हैं। खास बात ये थी कि दोस्तों जो फ्रेंच सर्वेयर्स थे ना, इन्होंने वाटरशेड लाइंस के आधार पर जो है मैपिंग की थी। वाटरशेड लाइंस क्या होती हैं? बेसिकली जल विभाजक, है ना, कि मतलब एक रिवर सिस्टम है, सपोज उसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन ट्रिब्यूटरीज में एक कंबाइंड जो उनका फ्लो है, चैनलाइज्ड फ्लो है, वो किस पर्टिकुलर इलाके में जा रहा है, उस हिसाब से इन्होंने मैपिंग की थी, उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया था। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड मेथड था उस समय का। लेकिन कल्चरली जो एरियाज थोड़े इंपॉर्टेंट थे, वहां पर फ्रेंच कार्टोग्राफर्स ने एक्सेप्शनल अरेंजमेंट्स कर दी थी। वही एक्सेप्शनल अरेंजमेंट्स इस पूरी समस्या की जड़ बन गई। देखिए होता क्या है, 1962 में, इनफैक्ट अगर आप देखें 1954 में क्या होता है कि थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड जो है उसने पर्टिकुलरली इन इलाकों पर अपना अधिकार जमा रखा था। खासकर जो माउंटेनियस इलाका था, उस पर, पूरे माउंटेन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो होता क्या है कि 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इस पूरे मुद्दे के ऊपर कंबोडिया के फेवर में फैसला देता है और थाईलैंड को कहता है कि आपने इस पूरे टेंपल कॉम्प्लेक्स से 1954 के बाद जितने भी आर्टिफैक्ट्स हटाए हैं या फिर अपने अलग अलग इलाकों में रिलोकेट किए हैं, वो सब के सब आपको वापस करने पड़ेंगे। टेंपल का कोई भी हिस्सा अगर आपसे डिमोलिश हुआ है तो रिस्टोर करना पड़ेगा। और जो अथॉरिटेटिव कंट्रोल है वो कंबोडिया के पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो देखेंगे तो बेसिकली 1907 में ना फ्रेंच लोगों ने जो मैप ड्रॉ किया था, उस पर्टिकुलर मैप को अगर देखेंगे दोस्तों, तो कंबोडिया के, है ना, प्रोटेक्टोरेट में, कंबोडिया के प्रोटेक्टोरेट में इस मैप को दिया था। इस फैसले ने दोस्तों क्या किया, इस फैसले ने जो एक समझौता हुआ था थाईलैंड के साथ, ठीक है ना, थाईलैंड के साथ उस समझौते को कुछ समय के लिए तो विराम दे दिया था। क्योंकि थाईलैंड दरअसल में क्या कर रहा था दोस्तों, कि शुरू शुरू में जब तक फ्रांस था तब तक तो मान गया, फ्रांस के सामने तो लड़ेगा नहीं। लेकिन जब कंबोडिया का रूल इंडिपेंडेंट हो गया, तब थाईलैंड ने मना कर दिया और ये बोला कि इस बॉर्डर को हमने गलती से मान लिया था,
इस बॉर्डर दरअसल में इस बॉर्डर में हमारा विश्वास नहीं है, हमारे लिए तो है ना, ये जो टेम्पल सैक्रेड टेम्पल्स का पूरा इलाका है, डैंजन माउंटेन का पूरा इलाका है, ये तो हमारे ही क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो इस बात के ऊपर दरअसल में जब मुद्दा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, उन्होंने डिसएग्री कर दिया कि भैया देखो, थाईलैंड जो है उसने बाकायदा सोच समझ करके, सब कुछ जानते समझते हुए तब जाकर के ये बॉर्डर स्वीकार किया था, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी, ठीक है। तो तभी से इस मुद्दे को लेकर के समय समय पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ न कुछ विवाद, कोई न कोई डिस्प्यूट होता रहता है। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो कई सारे टेम्पल्स है ना, कई सारे टेम्पल्स जो हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया में देखने को मिलते हैं आज भी। और टेम्पल्स के बारे में हम लोग अलग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तो ये जान लेते हैं कि जो रिसेंट कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये रिसेंट घटनाएं फॉर एग्जांपल 2008 में ये पूरा मुद्दा थोड़ा सा गरमाया जब 2008 में कंबोडिया ने क्या किया कि 11th सेंचुरी के इस टेम्पल को, जो कि इस इलाके में लोकेटेड था ना, प्रिय विहार, कौन सा टेम्पल, प्रिय विहार, ठीक है ना, इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को में अप्लाई किया और वो एक्सेप्ट हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। तो थाईलैंड इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, हमारा भी इस पर कंट्रोल है, और आपका ये कैसे हो गया फिर, है ना। दोस्तों इसके बाद जो लेटेस्ट इंसिडेंट, यानी कि अभी इस हफ्ते में जो इंसिडेंट हुआ है, ये दरअसल में क्यों हुआ, तो उसका रीजन क्या है, जो वर्तमान की हॉस्टिलिटी है ये मुएन है ना, ता मुएन तोम टेम्पल के लेकर के है, प्री विहार कंबोडिया के साइड में, ता मुएन तोम ये थाईलैंड के साइड में। हुआ ये कि दरअसल में इस पूरे एरिया में जो थाईलैंड का सुरिन प्रोविंस में पड़ता है, वहां पे 3 टेम्पल्स की लोकेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और 3 मेन टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तामुएन तोम, तामुएन एंड तामुएन टॉट, ठीक है ना, 3 टेम्पल्स हैं। आप मैप पर देखिए जरा, तो बेसिकली है ना, ये ब्रोकन स्टेयर केसेस हैं, वाटरशेड लाइन है, वाटरशेड लाइन है, वाटरशेड लाइन के बिहाफ पर ये डिवाइड किया गया है, तो इधर पूरा थाईलैंड का इलाका है और ये पूरा कंबोडिया का इलाका है, ठीक है ना। तो कंबोडिया और थाईलैंड कुछ इस तरीके से है, ये एक नोज के जैसा है ना, एक स्नाउट के जैसा ये इलाका बना हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। इस नियर बाय इलाके को कहा जाता है टेम्पल विसिनिटी, टेम्पल विसिनिटी। ये जो मैप सॉरी जो टेम्पल आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली है ना वही टेम्पल है जिसको हम कहते हैं तामुएन तोम, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो तामुएन तोम या प्रीत विहार सॉरी प्री विहार या अलग अलग टेम्पल्स हैं, इनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, देखिए इन टेम्पल्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये टेम्पल्स लगभग 900 साल पहले बनवाए गए थे। इनको बनवाने वाले टेम्पल्स जो है दोस्तों, इनको बनवाने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो डायनेस्टी थी है ना खमेर डायनेस्टी, ठीक है ना दोस्तों। ये जो खमेर डायनेस्टी थी बेसिकली, इस डायनेस्टी को माना जाता है कि ये एक स्टॉन्च हिंदू डायनेस्टी थे। इनके ज्यादातर रूलर्स जो हैं वो वैष्णवाइट थे, बट कुछ रूलर्स शैवाइट भी हुआ करते थे, ठीक है। तो दोस्तों कंबोडिया के डैंगरिक माउंटेन में अगर आप देखेंगे तो ये टेम्पल्स बनवाए गए थे, जिसके 95 माइल्स पश्चिम की तरफ जो है तामुएन तोम टेम्पल पड़ता है, जिसको अभी विवाद का विषय बनाया गया है। दोस्तों ये जो तामुएन तोम टेम्पल है, ध्यान रखेंगे, इस टेम्पल के आसपास के इलाकों में ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी, ऐसा थाईलैंड का आरोप है। दूसरी तरफ दोस्तों कंबोडिया का यह आरोप है कि थाईलैंड की तरफ से एग्रेशन किया गया था। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विवाद तब बढ़ गया जब लैंड माइंस जो है एक्सप्लोड होती हैं और नियर बाय एरियाज में थोड़ा और ज्यादा गहरा कन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो बेसिकली टेम्पल्स हैं, ये एक प्राचीन हाईवे के अलोंग लोकेटेड हैं, जो कि कंबोडिया के अंकोर को है ना थिमाई नाम की जगह जो है थाईलैंड में, उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये एक प्राचीन रिलीजियस एंटोरिंग का हाईवे माना जाता है।
फिर दोस्तों अगर बात करें ये जो टेम्पल की लोकेशन है ना, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि थाईलैंड के सूरिन प्रोविंस में है और कंबोडिया का है ना मैंची प्रोविंस है। तो बेसिकली ये बॉर्डर एरिया के प्रोविंसेस है जहां पर ये लोकेटेड है। कंबोडिया कहता है कि भाई हिस्टोरिकली जो खमेर एम्पायर था वो हमारा इलाका है, और थाईलैंड कहता है कि हिस्टोरिकली तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये हमारा है, तो हमारा ही माना जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर बात करें इस टेम्पल के बारे में, तो जो ये टेम्पल है ना, तामुएन तोम, ये शिव जी का एक टेम्पल है। ठीक है, इसमें जो शिवलिंग यूज किया गया है वो एक नेचुरल शिवलिंग है, यानी कि खुद ब खुद, जिसको हम कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। तो स्वयंभू शिवलिंग है, और साथ के साथ दोस्तों एक रेक्टेंगुलर लेआउट में बना हुआ एक टेम्पल है, जिसका मेन एंट्रेंस यानी कि जिसका गोपुरम वो साउथ ईस्ट की तरफ है ना। किधर की तरफ है दोस्तों? तो साउथ फेसिंग गोपुरम है। ध्यान रखिएगा, यूजुअली जो गोपुरम होते हैं वो पूरब की तरफ होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है शिव टेम्पल के लिए, जो कि इसको बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। दूसरी बात दोस्तों, जो इसका गोपुरा है ना, और ब्रॉड लेटराइट स्टेयर केसेस, ये कंबोडिया की तरफ उतरते हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। मतलब कि ये कंबोडिया की तरफ से एक्सेसिबल टेम्पल था, तो नेचुरली इट गोज टुवर्ड्स कंबोडिया। भाई देखो, सीधी सी बात है कि टेम्पल की सीढ़ियां जिस तरफ से आ रही हैं, मतलब जिस तरफ आ रही हैं, तो उसी तरफ से आप आओगे, है ना। इसका मतलब कि टेम्पल की जो एंट्रेंस नेचुरल थी वो कंबोडिया की तरफ थी, है कि नहीं दोस्तों। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें कई सारे इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, जिसमें कि मोस्टली अगर आप देखें तो जैसा भारत में पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ इंट्रिकेट कार्विंग्स दिखाती हैं, रिक्लाइनिंग रिलीफ ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना, शेषशाही विष्णु, या जैसे कि गणेश की प्रतिमाएं जो हैं, लॉर्ड गणेश की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, या फिर कई केसेस में जो है शाल भंजिका, जो कि एक सिंबल बाद में बुद्धिज्म में भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, जिसको वो सिंबल्स यहाँ पर डिपिक्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके के कई सारे पोस्ट गुप्ता फीचर्स जो है दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। हालांकि शाल भंजिका जो है वो एक पुराना फीचर है, बट शाल भंजिका का एक कह सकते हैं कि ब्राह्मणाइज्ड वर्जन जो है वो अप्सरा के रूप में आता है, निम्फ के रूप में आता है, जो कि आपको टेम्पल्स में दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, आप इसको ऐसा समझिएगा, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है असल में दोस्तों। अगर आप बात करें खमेर एम्पायर की, ठीक है ना, तो ये एम्पायर दोस्तों माना जाता है कि दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ द एंशियंट इंडिक कल्चर। ठीक है जी, यानी कि इस पूरे साम्राज्य में आप देखें जरा, यहां पर है ना हरिपुंज, या ये हो गया खमेर एम्पायर। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर आप देखेंगे श्री विजय एम्पायर, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे तो नामों पर जरा, थोड़ा नामों पर थोड़ा गौर करिएगा। नाम क्या रखा हुआ है? पांडुरंग, है ना, कौथर, विजय, इंद्रपुरा, है ना। तो इस तरीके के नाम है दोस्तों, इस तरीके के नाम है, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं, तो दीज नेम्स बेसिकली इंडिकेटेड दैट दे वर ऑल related to the ancient brahmanical और हिंदू एम्पायर्स, जो कि इस पूरे इलाके को एक इंडोस्फीयर के रूप में बना रहे थे। इंडोस्फीयर का मतलब क्या होता है? इंडोस्फीयर दरअसल में दोस्तों आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर के और अप टू द कंबोडिया, अप टू लाओस एंड कंबोडिया एंड अप टू मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा इलाका जो है ये इंडोस्फीयर माना जाता है। इंडोस्फीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडोस्फीयर का मतलब होता है कि एक ऐसा, है ना, क्षेत्र जिसमें इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। सो रीजन ऑफ इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। ट्रेडिशनली ये इलाके जो हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं।
दूसरी तरफ दोस्तों साइनोस्फीयर अगर आप देखेंगे तो मंगोलिया, ठीक है ना, देन मेनलैंड चाइना, देन तिब्बत वाला इलाका, देन वियतनाम का इलाका, ताइवान का इलाका, जापान का इलाका, कोरिया का इलाका, ठीक है ना, ऑल दीज एरियाज आर बेसिकली द साइनोस्फीयर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दोनों देशों के ये हिस्टोरिकल स्फीयर्स ऑफ कल्चर आज के समय में कैसे रिलेवेंट हैं। तो दरअसल में दोस्तों आज के समय में ये कल्चरल स्फीयर्स इसलिए रेलेवेंट हैं क्योंकि दोनों ही देशों को अपना एक्सटर्नल रिलेशंस में जो इम्पैक्ट क्रिएट होना करना होता है वो कल्चरल पास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। भारत इस मामले में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो है वो पीछे छूट रहा है, क्योंकि अक्सर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ट्रेडिशनली इंडोस्फीयर का इलाका माना जाता है। वेल दोस्तों, ये जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये टेम्पल्स उन सैकड़ों टेम्पल्स में से एक हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि खमेर एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था। आप देखिए जरा कि एक जायंट फेस इसमें दिख रहा है, यानी पूरे के पूरे टेम्पल को ऐसे ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया है। इन तीनों है ना, तीनों के तीनों माउंट्स में, यानी कि जो स्पाइरल टावर्स हैं जिनको हम शिखर कहते हैं, इसमें आपको फेस साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों ये जो तामुएन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये उस समय जब बनवाया गया था तब ये था एक शिव मंदिर, आगे चल करके ये बन गया एक बुद्धिस्ट सेंटर। तो ये क्या स्टोरी है, देखिए क्या होता है कि कई सारे रिलीजियस प्लेसेस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचर या कैरेक्टर बदल जाता है, और ये एक बहुत आम बात थी, खासकर एंशियंट और मिडिवल पीरियड में इट वाज वेरी कॉमन। जब हम बात करते हैं दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये ऐसा इलाका है जहां पर सबसे पहले, मतलब जब हम सिविलाइजेशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो कल्चरल और सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस सबसे पहले आता है हिंदुइज्म का, उसके बाद आता है बुद्धिज्म का, उसके बाद आता है इस्लाम का। तो कुछ देशों में ये कल्चरल इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म तक जाकर के रुक गया, जैसे कि थाईलैंड और कंबोडिया, जहां पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म यही दोनों कल्चरल इन्फ्लुएंस रहे। लास्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा बुद्धिज्म का, तो बुद्धिज्म पॉपुलेशन ज्यादा है आज की तारीख में। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया या मलेशिया जैसे इलाकों में ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से होते हुए इस्लाम पर जाकर के रुका, और आज की तारीख में मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे जो देश हैं ये इस्लामिक कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है कि भाई जो तामुएन तोंग टेम्पल है ये किस तरीके से एक बुद्धिस्ट स्फीयर में या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट में चेंज हो गया। तो दोस्तों ये जो टेम्पल बना था ना, इसका टेम्पल का लिटरल मीनिंग क्या होता है देखिएगा जरा, प्रसाद तामुएन टॉच, प्रसाद तामुएन थॉम एंड सिर्फ तामुएन, क्या मतलब द माइनर टेम्पल ऑफ द ग्रैंडफादर चिकन, राइट। बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है, ये लिटरल मीनिंग है, उस वक्त इसका अर्थ कुछ और रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक हॉस्पिटल चैपल और प्रसाद तामुएन जो है वो एक रेस्ट हाउस चैपल। ये चैपल क्या होते हैं बेसिकली दोस्तों, चर्च के बगल में जो एडिशनल बिल्डिंग्स होती हैं फॉर द डिस्टिंक्ट पर्पसेस, उसको चैपल कहते हैं। एक छोटा प्रार्थना सभा कक्ष होता है ना, बिल्डिंग होती है, तो उससे कंपेयर करके इसको नाम दिया गया है, अदरवाइज ये है तो टेम्पल्स ही, ठीक है ना, नाम पर मत जाइएगा, चैपल बस ऐसा बोला गया है। ये जो टेम्पल्स है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बनाए कब गए थे, तो जब खमेर एम्पायर अपने पीक पर था 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के दौरान, और ये एंशियंट खमेर हाईवे के बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टॉपेज माने जाते थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये जो टेम्पल्स थे, है ना, ये टेम्पल्स इवेंचुअली जब उस इलाके के रूलिंग एलिट्स और उस इलाके के केयर टेकर्स जितने भी थे, नोबल्स थे, लॉर्ड्स थे, वो सबके सब बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए, तब ये टेम्पल्स धीरे धीरे क्या हो गए, शुरू में तो बुद्धिस्ट टेम्पल के तौर पर फंक्शन करते हैं, है ना, पहले क्या थे, शैवाइट थे, फिर क्या बन गए, बुद्धिस्ट टेम्पल बन गए, ठीक है ना। तब जब खमेर एम्पायर के
जो नोबल्स थे, लॉर्ड्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया तब। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि ये टेम्पल्स पूरी तरीके से बुद्धिज्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। महायान बुद्धिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था तामुएन, ठीक है ना दोस्तों। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स थे इंक्लूडिंग द धर्मशाला मीन्स दोस्तों इन्स, बेसिकली जहां पर लोग ठहरते हैं, चाहे वो ट्रैवलर्स हो, चाहे वो पिलग्रिम्स हो, ऐसे लोग ठहरते हैं, ठीक है ना। They were commissioned by Buddhist king जयवर्मन द सेवेंथ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स इवेंचुअली बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद जब ये रूलर्स धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाएंगे, तो ये टेम्पल्स भी धीरे धीरे रुइंस में बदलते जाएंगे, यानी कि खंडहर में बदलते जाएंगे, और एक समय के बाद घने जंगलों से ये टेम्पल्स घिर जाएंगे, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि थाईलैंड कंबोडिया के इस डैंजिंग माउंटेन के इलाके में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये इतने सारे हिंदू टेम्पल्स इस इलाके में बन गए। तो दोस्तों उसका कारण क्या था दरअसल में कि जो हिंदू ट्रेडिशंस थे ना, ये ट्रेडिशंस फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी एडी के बाद से ही लगातार साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रैवल करने वाले जो है ब्राह्मण्स की तरफ वजह से या प्रीस्ट की वजह से लगातार वो एक्सपैंड होते रहे। और सबसे गहरा जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो तब पड़ता है जब खमेर एम्पायर ने शैविज्म और वैष्णविज्म खासकर पल्लव डायनेस्टी से प्रभावित होकर के अपना लिया था। दोस्तों पल्लव डायनेस्टी कहाँ की है, तो याद रखिएगा, जैसे आप जब मैप देखते हो भारत का, तो मैप में ये जो तमिलगम रीजन है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज एरिया ऑफ द पल्लवास, ठीक है ना। पल्लव वंश का समय काल कब का रहता है दोस्तों, तो दैट टाइम पीरियड बेसिकली अगर आप अर्लीस्ट देखेंगे तो थर्ड सेंचुरी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पीक ड्यूरेशन ऑफ द पल्लवास जो है दोस्तों, वो सिक्स सेंचुरी के अंतिम से शुरू होकर के या सेवेंथ सेंचुरी की शुरुआत से शुरू होकर के और अप टू नाइन्थ सेंचुरी का मिड तक जाता है। यही वो टाइम था जब खमेर एम्पायर की शुरुआत हो रही थी, है ना। तो इसी वजह से यहां पर मैरीटाइम लिंक्स जो हैं, जो बनते हैं पल्लव डायनेस्टी के साथ, तो उनके द्वारा जैसे शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी, वैसा ही खमेर डायनेस्टी के द्वारा भी किया जाने लगा। दोस्तों इनके जो राजा थे बेसिकली वो देवराज कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। देवराज का कॉन्सेप्ट मतलब कि वो जो राजा है वो कोई सिंपल राजा नहीं है। राजा इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइनिटी ऑन दिस अर्थ, यानी कि एक तरीके से वो शिव या विष्णु का ही अवतार है, ठीक है ना दोस्तों। ये बिल्कुल इंडियन पॉलिटिकल थियोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप, ठीक है ना, डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप, यानी कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप होता है। द किंग रिफ्लेक्ट्स द इमेज ऑफ विष्णु ऑन द अर्थ, गॉट इट। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल थॉट है वो इस इलाकों में भी होने लगी, और बस राजाओं ने अपने इस पॉलिटिकल थॉट को जनता के सामने जाहिर करने के लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त शानदार टेम्पल्स बनवाने शुरू कर दी। दोस्तों ये तो रही इतिहास की बात। अब बात करेंगे कि भारत का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। क्या भारत थाईलैंड का सपोर्ट करेगा या कंबोडिया का सपोर्ट करेगा? वैसे हकीकत तो यह है कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से ये अपील की गई है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर। हम दोनों देश इस मुद्दे को म्यूचुअली सुलझा सकते हैं, किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि खबर आ रही थी कि चाइना जो है वो बीच में मेडलिंग करने के लिए या मलेशिया बीच में मेडलिंग करने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे थे। ऐसे में इंडिया की पोजीशन अगर देखें दोस्तों, तो इंडिया तो वैसे भी जो है वो लुक ईस्ट है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते करते अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करने लगा है। और इस पॉलिसी के तहत जो है भारत के लिए दोस्तों, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। स्पेशली अगर हम थाईलैंड की बात करें दोस्तों, थाईलैंड जो है वो हमारा एक तरीके से आप कहो तो है ना बिम्स्टेक का नेबरिंग कंट्री है, यानी बे ऑफ बंगाल की है ना कोस्ट लाइन को शेयर करने वाला कंट्री है।
थाईलैंड के साथ दोस्तों हमारे जो रिलेशंस हैं बेसिकली वो काफी इंपॉर्टेंट है, विद मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक उसका तो मेंबर है ही। साथ के साथ दोस्तों भारत और थाईलैंड जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं। एक्सक्लूसिवली अगर बात करें तो मैत्री या फिर सियाम भारत, ठीक है ना। मैत्री किसकी किसकी मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, तो भारत और थाईलैंड की। सियाम भारत किसकी है, तो थाईलैंड और भारत की, ठीक है ना। दोनों देशों की जो नेवीज हैं दोस्तों इनका भी जॉइंट एक्सरसाइज होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें दोस्तों तो इनका जो ट्रेड है इंडिया और थाईलैंड के बीच का 18 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, यानी कि एक एक्सटेंसिव ट्रेड वैल्यू जनरेट होती है। यानी कि दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड के साथ तो हम कम से कम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे भी जो है ये भी साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों कि भारत के कंबोडिया के साथ कैसे रिलेशंस, देखिए कंबोडिया उतना बड़ा बिजनेस पार्टनर या ट्रेडिंग पार्टनर तो नहीं है, मुश्किल से मुश्किल कुछ 300-400 मिलियन डॉलर्स का पूरा कारोबार भारत और कंबोडिया के बीच में है। बट दोस्तों भारत और कंबोडिया के कल्चरल टाइज और लिंक्स बहुत ही मजबूत है। आप ये समझिए कि भारत जो है कंबोडिया के आईटी फील्ड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन फील्ड को कई डिकेड्स से लगातार फंड कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि कंबोडिया और भारत का एक कल्चरल बॉन्ड है एंशिएंट पीरियड्स, ठीक है ना। दोस्तों कई सारे टेम्पल्स कंबोडिया के हैं जो कि भारत की मदद से रिनोवेट किए गए हैं, और कंबोडिया की सेना को भी भारत की सेना कई सालों से, इनफैक्ट डिकेड्स से जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, राइट। इनके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो भारत और कंबोडिया के बीच में ट्रेड वैल्यू के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत खास कुछ वैल्यूएशन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर तगड़ा है। कैसे, दरअसल में मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क दोस्तों, ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क क्या चीज है, तो दरअसल में मल्टीपल फील्ड्स ऑफ कोऑपरेशन, चाहे वो कल्चरल कोऑपरेशन हो, टूरिज्म कोऑपरेशन हो, एजुकेशनल हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में भारत इन देशों के साथ एक कोऑपरेटिव या कह सकते हैं एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड इसलिए अपना रहा है क्योंकि ये भारत के लिए एक चाइनीज कह सकते हैं ना काउंटर चाइनीज स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हो। जैसे भारत जो है चाइना के द्वारा घेरा जा रहा है रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना, इस तरीके की जो है पॉलिसी से, तो भारत क्या कर रहा है, वो डायमंड नेकलेस तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली खैर ये सब बातें आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ ही गई होंगी कि ओवरऑल भारत के लिए दोनों ही देश बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, इसलिए ज्यादातर चांस यही है दोस्तों कि भारत इस पूरे विवाद में एक सेफ न्यूट्रलिटी और एक कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्स अपना बरकरार रखेगा, और साथ के साथ भारत इन दोनों देशों से यही एक्सपेक्टेड रखेगा कि दोनों देश बिल्कुल मैच्योरली और वाइजली डिसाइड करें कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो है वो रहा होगा आपके मन में, तो दैट वुड हैव बीन क्लियर्ड एब्सोल्युटली। बाकी किसी भी तरीके से मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हियर @UPSC with ASR, और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे ईमेल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप दोस्तों 2026 या 27 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, डबल धमाका सेल दोस्तों स्टडी आईक्यू की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिसके तहत आप अगर कोई भी एक कोर्स P2I का एनरोल करते हैं तो यू गेट द फ्री एक्सेस टू द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अगर आप बाइलिंगुअल लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विद अ 6 months एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो दोस्तों डोंट डिले इट, आप ये समझ लीजिए कि एज लेस एज 10,000 से आपका ये एनरोलमेंट शुरू है। बेनिफिट्स का फायदा दोस्तों आपको 31 जुलाई तक ही मिल सकता है, वो भी when you will use this particular code ASR Live. See you in the classroom everyone, take care, bye bye and Jai Hind. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।